आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। विपक्षी दलों की आगे की साझा रणनीति की रूपरेखा तय करने के लिए इंडिया की नवगठित समन्वय और चुनाव रणनीति समिति की पहली बैठक दिग्गज नेता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अध्यक्षता में होगी। इसमें इंडिया के साझा राजनीतिक कार्यक्रमों और रैलियों के आयोजन से लेकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के संकल्प पर आगे बढ़ने की दिशा तय होने की उम्मीद है। साथ ही इंडिया में कुछ अन्य दलों के शामिल होने के प्रस्तावों पर विचार होगा। भाजपा से दूर होते हुए एक दल को भी साधने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। तो देखिए, शरद पवार की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। रैली और कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं बीजेपी को घेरने के लिए भी पूरा प्लान बनाया जाएगा। तो इंडिया चुनाव रणनीति पर बैठक होगी। बीजेपी को घेरने के लिए पूरा प्लान बनाया जा रहा है। इंडिया चुनाव रणनीति समिति की यह बैठक होगी। बता दें, शरद पवार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें इंडिया के साझा राजनीतिक कार्यक्रमों और रैली के आयोजन से लेकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के संकल्प पर भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही इंडिया में कुछ अन्य दलों के शामिल होने के प्रस्तावों पर भी विचार होगा। तो देखिए, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। रैली और कार्यक्रमों पर भी विचार होगा। वहीं बीजेपी को घेरने के लिए भी कहीं ना कहीं पूरा प्लान बनाया जाएगा। इंडिया चुनाव रणनीति की ये बैठक होगी। शरद पवार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जो काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि इसमें रैली और कार्यक्रमों से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा किया जाएगा। वहीं बीजेपी को घेरने के लिए भी प्लान बनाया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, शरद पवार की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है ये? किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? आज बात की जाए तो शरद पवार के आवास पर एक अहम बैठक इंडिया अलायंस की होने वाली है और ये इंडिया अलायंस समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। समन्वय समिति की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक में कई राजनीतिक दल शामिल होंगे जो इंडिया अलायंस के बैनर के तले लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तो समाजवादी पार्टी से जावेद अली इसका हिस्सा बनेंगे। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि सीटों के बंटवारे पे बातचीत होगी, चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पे बातचीत होगी और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में रोका जाए तीसरी बार सत्ता में आने से। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी। लोग आपस में अपने अपने तर्क वितर्क तय करेंगे, शेयर करेंगे। अगर बात की जाए तो ये पहली समन्वय समिति की बैठक है जिसमें तमाम तरीके के मुद्दों पर बातचीत होगी और शरद पवार ने बैठक इसलिए बुलाई है कि लोकसभा चुनाव से पहले सारी समस्याएं जो इंडिया अलायंस के बैनर के तले हैं वो सारी दूर की जा सके। अभी हमने देखा किस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव बनाए। दोनों ही पार्टियां इंडिया अलायंस के बैनर तले हैं और दोनों ही पार्टियां लगातार सक्रियता दिखा रही है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी अच्छी खासी वोट प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हासिल की है। तो वही अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में ये अलायंस कहीं न कहीं अलग थलग पड़ते हुए दिख रहा है, उसके ठीक पहले समन्वय समिति की यह बैठक कई बातों को दर्शाएगी और कई मुद्दों को विचार विमर्श करने के बाद कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण किया जाएगा। विवेक, देखिए, इस बैठक में बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान बनाया जाएगा। तो किस किस मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस जब से एक के साथ आया है लगातार कर रहा है। अगर बात की जाए तो बयानों से लेके तमाम ऐसे अभियान है जिनसे भाजपा को घेरने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीटों के बांटने का फार्मूला कि किससे कितनी सीट मिलेगी, कौन किस प्रदेश में ज्यादा हावी है, उसको इस हिसाब से सीट दी जाए। अब ये फार्मूला क्या होगा
ये वहाँ पे समन्वय समिति डिसाइड करेगी। तो क्या पिछले बार के चुनाव के हिसाब को देखते हुए फार्मूला डिसाइड किया जाएगा, या इस बार के छोटे मोटे उपचुनाव या निकाय चुनाव को देखते हुए सीटों के शेयरिंग का फार्मूला डिस्कस किया जाएगा। अगर जहाँ बात उत्तर प्रदेश की रही तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक समाजवादी पार्टी है जो खड़ी दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगर सीटों का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो फैसला होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। ऐसी अगर बात की जाए महाराष्ट्र में तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट वहाँ ज्यादा मार्जिन रखेंगे, ज्यादा चीजें इसको ध्यान में देखेंगे कि कितनी सीटें यहाँ पे कांग्रेस अलायंस के अलग अलग दलों को दी जाए। बात की जाए तो बिहार में राजद और जदयू एक साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, जहाँ उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में देखना होगा कि राजद और जदयू बाकी पार्टियों के लिए वहाँ पे कितनी सीटें छोड़ते हैं। तो अलग अलग राज्य है, अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग चीजें हैं, और सीटों का जो फार्मूला है वो भी अलग अलग हो सकता है। जी विवेक, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इंडिया में कुछ अन्य दलों को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में ठीक 8 महीने का समय अभी बाकी है, और ऐसे में सभी को सहयोगियों की तलाश है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, सभी को सहयोगियों की तलाश है और सभी अपने सहयोगियों के लिए जुटे हुए हैं। बात की जाए जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने देखा कि कोई नेता इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में गया, कोई अलायंस यहाँ से टूटा तो किसी और अलायंस के साथ जुड़ा। ऐसे में लोकसभा चुनाव या किसी भी आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का बात की जाए तो नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी जाना या दलों का गठबंधन टूटना आम बात है। हर राजनीतिक दल अपने चुनावी फायदे के लिए किसी के साथ जुड़ता है और किसी के साथ जाता है। ऐसे में इंडिया अलायंस जो अपने सहयोगियों की तलाश में है, जो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपनी कुव्वत रखता हो, अपनी ताकत रखता हो, ताकि एनडीए को आने वाले समय में तीसरी बार सत्ता हासिल करने से रोका जाए। अभी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस से, जो गठबंधन इंडिया अलायंस वो तकरीबन 180 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, और बात की जाए तो इस देश में 544 लोकसभा सीटें हैं, 300 से ज्यादा बीजेपी के पास है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को अपने सहयोगियों की तलाश से, अपने सहयोगी की तलाश वो कई साथियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और इस समन्वय समिति की बैठक में ये फैसला भी लिया जाएगा कि आखिर किन किन के पास प्रपोजल जाना चाहिए और जिनके पास से प्रपोजल आया है उनको क्या उत्तर देना है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, शरद पवार की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी, रैली और कार्यक्रमों पर भी विचार होगा। वहीं सत्ता दल बीजेपी को घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद बुरी हालत से गुजर रही है। हालांकि पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आने के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य जीत चुकी है। इसका पूरा श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके काम करने के तरीके को दिया जा रहा है। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी में 2024 के रण में उतारने का प्लान बना रही है, और कांग्रेस थिंक टैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य से पार्टी के कुछ दिग्गजों को मैदान में उतारने की योजना पर काम कर रहा है, और दलित वोटों पर अपनी पकड़ फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़गे को राज्य में किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़वा सकती है। तो देखिए, दलित वोटरों पर अब कांग्रेस की नजर भी बनी हुई है। वहीं अभी जानकारी सामने आ रही है कि यूपी से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं। मिशन 2024 को लेकर जहां कांग्रेस अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं अब दलित वोट पर नजर बनाए हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है। दलित वोटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी कवायद तेज कर दी गई है। जानकारी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से सत्ता की चाबी जाती है और प्रधानमंत्री तय करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश के हाथों में होता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो 2014 हो या 2019 हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र को छोड़कर और उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि इससे साफ होता है कि अगर पार्टी का बड़ा नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ता है तो एक अलग तरह का समीकरण पूरे देश में देखने को मिलता है। इसी क्रम में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से उतारने की कांग्रेस की अब तैयारी है। साथ ही अगर बात की जाए तो अभी अगर देखें तो तमाम नेता जो कहीं ना कहीं राज्यसभा में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन्हें लोकसभा चुनाव के टिकट देने की बात भी कही जा रही है। उससे अगर बात की जाए तो तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं नाम चर्चाओं में है। उससे सबसे तेजी से नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में है। अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बनारस से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। वहीं राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज है, क्योंकि बात करें तो उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन चुनाव लड़कर एक अलग तरह का संदेश देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो इन तमाम वो सीटों पर भी कहीं ना कहीं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सकेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो साफ तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर में उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में नजर आए, जिसमें आपने देखा कि यूपी के किस सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऐसी जो सीट है जहां दलित वोट बैंक ज्यादा है, वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा जा सकता है। साथ ही जो कांग्रेस की पैतृक सीट है, यानी कि कांग्रेस का जनाधार वहां बेहतर रहा है, चाहे बात की जाए तो 2009 का चुनाव हो, चाहे बात की जाए 2004 का चुनाव हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, इन तमाम पूरे चुनावों को ध्यान में रखकर जहां कांग्रेस एक अच्छा मार्जिन ले आई है या सेकेंड रनरअप नहीं है, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा जा सकता है। अभी सीट जो लोकसभा क्षेत्र है उनका ऐलान नहीं हुआ है, अभी इसको लेकर मंथन चल रहा है। मयूरी, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जनाधार को कहीं ना कहीं रफ्तार देने को लेकर कई फैसले अपना रही है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल खारवी को हटाकर अब नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय को कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारने को लेकर अलग अलग तरह के कार्यक्रम और अलग अलग तरह के मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 2014 और 2019 का चुनाव रहा, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पूरे राजनीति का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि बात करें तो देश के प्रधानमंत्री बनारसी से चुनाव लड़े थे। तमाम बड़े नेता, चाहे बात की जाए रक्षा मंत्री हो, चाहे बात की जाए तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हो, इन तमाम जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीत कर गए थे। ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी अपने नेताओं को उत्तर प्रदेश से उतार सकती है। उसमें बात की जाए तो 4 नाम चर्चाओं में तेज चल रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस एक अलग तरह का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतारती है कांग्रेस। जी विवांशु, अगर यूपी में दलित वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाती है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कर्नाटक और बात करें तो हिमाचल में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे की चर्चाएं तेज हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी का ये विषय है कि उन्हें कहां से उतारेगी और इससे कितना अगर बात करें जनाधार पैदा होगा, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी वोट बैंक की सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वोटर्स है। साथ ही साथ है एसटी वोट बैंक, जो अभी अगर फिलहाल के चुनाव में देखें तो घोसी हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो,
या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक का उत्तर प्रदेश में जो एक केंद्र रहा है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पास रहा है। मगर इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो खिसकते हुए नजर आए। अब उसमें सेधमारी को लेकर कांग्रेस पार्टी दलित के अपने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतार कर उस वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए तो वक्त बताएगा और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस अपने मंसूबों में कितना कामयाब हुई। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। देखिए यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये नई जानकारी सामने आ रही है। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्लान देखने को मिल रहा है, जहां दलित वोटरों पर अब कांग्रेस की नजर बनी हुई है। प्रदेश में मानसून थमते ही 50,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू होगा। इतना ही नहीं, सभी संबंधित विभागों को मिलकर 23,000 किलोमीटर सड़कों को नए सिरे से बनाना होगा। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा है कि उन्होंने सभी अधिकारियों को दिवाली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान में 10 विभाग शामिल होंगे। सर्वे के अनुसार सभी विभागों को कुल 50,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त करनी होंगी और करीब 23,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। तो देखिए 23,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री उच्च स्तरीय बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह कहा गया है कि दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कराई जाएं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए गड्ढा मुक्त अभियान एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसके बाद से लगातार निर्माण विभाग का कायाकल्प हुआ। उसके बाद से फिर अगली बार जब योगी आदित्यनाथ की 2.0 की जब सरकार बनती है उसके बाद भी जो रोडों का नवीनीकरण है उसको करने के लिए लोक निर्माण विभाग को लगातार आदेश जारी किए गए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की बैठक की और उस बैठक में उत्तर प्रदेश के 50,000 किलोमीटर की सड़कों को नवीनीकरण करने के लिए और जहां पर गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को एक आदेश जारी किया। उस आदेश में ये साफ कहा गया है कि दीपावली के पहले उत्तर प्रदेश वासियों को एक ऐसा तोहफा दिया जाए, यानी वो ऐसा तोहफा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो रोडें हैं, जितनी भी रोडें गड्ढा युक्त हैं, उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। वो रोड चमचमाती हुई नजर आएगी। इसमें पीडब्ल्यूडी का बड़ा योगदान होगा। कई विभागों को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे प्रमुख विभाग हैं, उस विभागों के द्वारा इन रोडों को बनाया जाएगा। 23,000 किलोमीटर जो सड़कें होंगी उसमें कुछ नवीनीकरण का भी कार्य किया जाएगा, बाकी कुछ पैकेज भरे जाएंगे। यानी बरसात के कारण जितने भी गड्ढा युक्त सड़कें हुई हैं उन सड़कों का चिन्हीकरण किया जाएगा। अभियंताओं के द्वारा उनका चिन्हीकरण होगा। एक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद लगातार इसको देख रहे हैं। उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। यानी दीपावली के पहले ये तोहफा उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाला है। यानी उनको ये तोहफा जो मिलेगा वो उत्तर प्रदेश की गड्ढा युक्त सड़कें गड्ढा मुक्त होती नजर आएंगी। जी रितेश, देखिए निर्देश तो दे दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि गड्ढा मुक्त के लिए तमाम बैठकें हुई हैं, तमाम अभियान चलाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बरसात हुई, तस्वीरें हमने देखा कि जस की तस रोडें नजर आई हैं, सड़कें धंस गई हैं। मयूरी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपकी बार बारिश हुई है, ये अनियोजित बारिश हुई, आकस्मिक जिस तरीके से बारिश हुआ है, ये बारिश बहुत भयानक दर्ज की गई है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश और स्पष्ट किया है कि जो भी ठेकेदार रोड को बनाएगा उसकी जिम्मेदारी 5 वर्ष तक होगी। यानी 5 साल तक जिस रोड को जिस ठेकेदार ने बनाया होगा उसका मेंटेनेंस का कार्य भी सुनिश्चित कराने के निर्देश और आदेश जारी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अभी तक अमूमन ये देखा जाता था मयूरी, जो रोड बन जाती थी लोगों को पता नहीं होता था। अगर रोड में गड्ढे हो रहे हैं तो फाइलों पर फाइल लग जाती थी, शिकायत पर शिकायतें दर्ज होती थी। लेकिन अब एक IGRS माध्यम है, ट्विटर का माध्यम है, यानी X माध्यम है, उसके जरिए जनता अपनी शिकायत कह पाती है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी लगातार अब इस पर सुनवाई करते नजर आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी ठेकेदार अपनी रोड को बनाएगा उस रोड की जिम्मेदारी उसकी 5 साल तक उसकी जवाबदेही भी तय होगी। अगर रोड कहीं क्षतिग्रस्त होती है तो बनाने की पूरी जिम्मेदारी मुख्य ठेकेदार की मानी जाएगी।
रितेश, कहा जा रहा है 23,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, एक सरकारी अमला इसमें जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग इसकी पूरी जानकारी जुटा रहा है। पूरे प्रदेश से उन सड़कों का खाका जुटाया जाएगा जहां पर गड्ढा हुए हैं, यानी बारिश के बाद जो रोडें गड्ढाएं हुई हैं उनका एक ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ब्यौरा जुटाने के बाद लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष के पास कुछ चीजें पेश की जाएंगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है वो मिनिस्टर इस चीज को देखेंगे। देखने के बाद फिर ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि दीपावली के पहले इन सारी रोडों को बनाने की बात कही जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ नवीनीकरण भी होंगे रोड के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था कि बजट की कोई कमी नहीं है। लोक निर्माण विभाग को जितना भी बजट चाहिए प्रदेश में रोड के नवीनीकरण के लिए उनको दिया जाएगा। इस पर जितिन प्रसाद ने अपने अधिकारियों को पेश कसे है और उनसे साफ तौर पर कह दिया है कि वो क्षेत्र पर निकलें और वहां पर जाएं, देखें कहां पर रोड गड्ढायुक्त है। हालांकि अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अभी ऐसी सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर रोड है जो गड्ढायुक्त है, गड्ढे में तब्दील है, बरसात के बाद गड्ढे में तब्दील हुई है। तो आलम ये ऐसा नहीं है कि लखनऊ में सारी रोड चमचमाती हुई है या प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जितने जिले हैं अगर उनकी बात की जाए तो सभी जिलों में अभी रोड की हालत खस्ता हाल है। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ी है, जिस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने अपने अधिकारियों को आदेशित किया। उसके बाद अभी खाका जुटाने के बाद रोड नवीनीकरण का कार्य करने की बात कही जा रही है। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो, ये निर्देश दिए गए हैं। मानसून थमते ही सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। 23,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, पूरी रणनीति बना दी गई है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।